देश के लिए मरने का ठेका सिर्फ फौजियों ने ले रखा है। उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि 20,000 रुपए हम आपको देंगे, आप देश के लिए मर जाओ। शर्म आती है इस देशवासियों को जो इस तरीके की नीचता की बात कह रहे हैं। मैं बात कह रहा हूं वो फौजी जिसके लिए लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, जिसके परिवार के लिए कि पति फौज में पत्नी मौज में, आज वही फौजी एक दुश्मनों को सबक सिखाएगा। वो फौजी जिसे ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, वो फौजी जिसे अपनी ड्यूटी जाने के लिए या फिर घर आने के लिए ड्यूटी से छुट्टी आता है तो बस में खड़ा हो के उसे कोई एक बैठने की जगह नहीं देता। भाई फौजी है, इसकी तो आदत है। वो फौजी आज हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाएगा। पूरा देश, पूरी मीडिया आज जो हमारा दुश्मन देश है उसको सबक सिखाने की बात कर रहा है। तो चलो एक बात बताओ, उस दुश्मन देश को सबक कौन सिखाएगा? आप, हम, या हमारे आसपास रहने वाले, या फिर कोई नेता, अभिनेता, या फिर हमारे इलाके के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी? कोई नहीं ना। अगर सबक सिखाएगा तो वो देश में बॉर्डर पे खड़ा वो जवान, जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, वो सबक सिखाएंगे। और आज आपको ये वीडियो देखना होगा। मैं बात करूंगा, सबसे पहले माननीय जज साहब ने कहा कि सेना इस देश की आखिरी संस्थान है जो ईमानदारी अनुशासन से काम करती है, कर रही है, करती आई है। यानी एक संस्था पर जिस पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये है जो अपना ईमानदारी, कितनी ईमानदारी का काम कि अपने शरीर को दांव पे लगा करके देश की रक्षा कर रहे हैं। इससे बढ़कर प्रूफ क्या चाहिए? अपने शरीर को दांव पे लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता, इससे बड़ा ईमानदारी का प्रूफ नहीं हो सकता। ये कर रही है आपकी सेना, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। ये बात सुन लो, जज साहब कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बात इजराइल की तरह हमें अटैक करना चाहिए था, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा कहेंगे कि किसके, एक लेडीज का, शायद फौजी पत्नी कहते हैं कि फौजी फौज में और पत्नी करे मौज में, इसके ऊपर भी बात करूंगा। उन औरतों को कहूंगा जो इस तरीके से भद्दे मजाक फौजियों पे करती है, फौजियों की पत्नियों पे करती है, कि उनके त्याग और उनके दर्द को बेकिनार करके इस औरत ने उनको जवाब दिया। ये शायद किसी फौजी की महिला लग रही, मैं इसका सम्मान करता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए ये वीडियो सीधा सीधा रिलीज हो रहा है, क्या क्या कहा है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों किया, मोदी जी कमजोर पड़ गए। मोदी जी कमजोर नहीं पड़े हैं, लेकिन कोई और कमजोर पड़ गया है। कमजोर पड़ गए उनके वो सपोर्टर्स जो आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा निर्णय क्यों लिया। जो इंसान मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, हमसे ज्यादा काबिल है, ये सब जानते हैं। आज हम उसी से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो। जिस आदमी ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, 500 साल पुराना राम मंदिर बना के दे दिया, हर देशवासी का बैंक अकाउंट खुला दिया और हजारों सैकड़ों ऐसे काम करा दिए जो आज तक कभी हो ही नहीं पाए थे। आज अगर वो इंसान कुछ निर्णय ले रहा है तो उनके सपोर्टर्स ही उनसे पलट के पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो। जब मोदी जी ने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया था, उन्होंने कहा था मुझे लोकसभा में 400 सीट दिला दो। हम सपोर्टर्स ने उनकी सरकार को माइनॉरिटी में कर दिया। कमजोर कौन पड़ा? कमजोर हम पड़े, मोदी जी कमजोर नहीं पड़े। और उस समय मोदी जी ने भी वो नाराजगी हमारे पे नहीं दिखाई थी जैसे आज हम में से कई लोग मोदी जी पर नाराजगी दिखा रहे हैं। 26/11 ताजमहल अटैक के बाद उस समय की निपुंसक सरकार ने कुछ नहीं किया था और आप और मैं सब चुप बैठे रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय की सरकार सोशल मीडिया पे नहीं थी, ट्विटर पे थी नहीं। ये मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की हर बात ट्विटर पे बोलनी शुरू करी। उन्होंने हमें बोलने की ताकत दी। पॉलिटिकल लाइफ में यही प्रॉब्लम है, आप जिसको बोलने की ताकत देते हैं पलट के वही आपको सुनाने लगता है। जैसे कि आज मोदी जी के कई सपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बार बार सुनता हूं लोग कहते हैं इजराइल में ऐसा होता है, इजराइल में वैसा होता है। बिल्कुल सही होता है, इजराइल की बात सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताइए इजराइल की जनता में हमारी जनता में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इजराइल के हर परिवार में एक आदमी फौज में होता है। आप में से और मुझ में कितने लोग अपने बच्चों से कहते हैं बचपन से कि फौज में जाना है, जाना है, जाना है। अगर किसी कारण से रिजेक्ट हो गया अलग बात है, लेकिन जाना है, जाना है, जाना है नहीं। हम अपने बच्चों से कहते हैं IIT कर लो, नीट कर लो, CA कर लो, वकील बन लो, कुछ कर लो, अच्छी जिंदगी जियो, लाइफ को एंजॉय करो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या हम इजराइल की जनता की तरह हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार और हमारी फौज इजराइल की तरह हो? हमारी फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौज है, बहुत अच्छी सरकार मिली है, लेकिन शायद हम कमजोर हैं, हम इस लायक नहीं हैं कि हम इजराइल की बात कर सकें। अपने बच्चों को फौज में भेजेंगे आप? जब अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में
फौज जाती है तो आपको क्या लगता है वहां के लोग स्वागत करेंगे? वो कश्मीर जो हमारे पास 75 साल से है, वहां जब हमारी आर्मी को ऑपरेशन करती है तो वहां के कश्मीरी लोग उन पर पत्थर मारा करते थे। जब हमारी फौज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाएगी तो वहां के लोग हमारे फौजियों को नहीं मारेंगे। कौन मरेगा? दूसरे का बेटा मरेगा, दूसरे का भाई, दूसरे का पति मरेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील बना के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंजॉय करवा रहे हैं। पहले अपने बेटे को फौज में भेजिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा और उसके बाद कहिएगा कि कश्मीर में पीओके में घुस जाओ। अपने हिस्से का काम तो कर लो। जो दूसरा आदमी अपने हिस्से का काम कर रहा है, करके दिखा रहा है कि मैं कर सकता हूं, उसको करने तो दो। कमजोर मोदी जी नहीं है, कमजोर हैं उनके सपोर्टर्स। आई स्टैंड बाय माई प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड बाय माई गवर्नमेंट। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रधानमंत्री और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो भारत के लिए अच्छा ही होगा, भारत के हित में। यहां के लोग ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर होता है, बहुत तरह की बकवासबाजी कर सकते हैं कि इजराइल की तरह अटैक करना चाहिए था, पीओके में घुस जाना चाहिए था, लाहौर में झंडा गाड़ देना चाहिए था। वो जज्बा है, इस जज्बे के लिए सेना कभी मना नहीं करेगी, सेना कभी भी मना नहीं करेगी, सेना कभी पीठ नहीं दिखाएगी। ये सफलता मिले न मिले, लेकिन सफलता के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी। ये तो सेना का हुनर है और सेना का कमिटमेंट है। पहले तो आप ये सुन लो। अब दूसरा कमिटमेंट आपका क्या है? आप इस लड़ाई में क्या योगदान? आप इजराइल की बात कर रहे हो तो कहा कि इजराइल के हर परिवार का एक व्यक्ति सेना में है, उनके लिए इजराइल यानी देश फर्स्ट है, नेशन इज फर्स्ट। हर भारतीय चाहता है कि भारत इजराइल की तरह हमलावर बने, लेकिन क्या उसका बेटा सेना में है? पाकिस्तान से युद्ध रोकने पर मोदी के समर्थक उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राम मंदिर जिसने बनवाया, 370 धारा खत्म की, उसने कहा था हमें 400 सीटें दे दो, हम बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। अब सभी कह रहे हैं कि भैया भारत पीओके को ले ले। 75 साल से जिस कश्मीर की सेवा आप कर रहे हैं, वे सेना पर पत्थर फेंकते थे, जब पीओके में घुसेंगे तो वहां के लोग क्या फूल बरसाएंगे? कोई अपने बेटों को फौज में भेजेगा नहीं, सिर्फ देश सुरक्षित चाहिए। उन जवानों के ऊपर, उन गरीब परिवार से आए हुए जवानों के ऊपर जिनकी देशभक्ति कम से कम इतनी तो, आपकी देशभक्ति क्या है? अब मैं ये कह रहा हूं, माना कि ये ओरिएंटेड इनका स्टेटमेंट मोदी जी के लिए है और मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री बड़े फैसले लिए इस देश के लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। पीओके पहला भी था, भारत 1947 से कई लड़ाइयां लड़ चुका है, आप समझ सकते हो। 48 के बाद 65, 71, 99, तब भी पीओके की पूरी कोशिश हुई होगी। बहुत सारी परिस्थिति, ताज पर अटैक होता है, तब क्या रिटायलेशन हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज हम थोड़ा और 2 दिन मिल जाते, बात सही थी, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन बात जब आती है, बात आम आदमी की, इजराइल की बात कह रहे हैं, इस पर हम जरूर आपसे ये कहना चाहेंगे, वहां पर नेशन फर्स्ट है। हर घर से हर व्यक्ति चाहता है कि उनका बेटा सोल्जर पहले बने, उसके बाद देश का नागरिक, अच्छा नागरिक बने, फिर कुछ भी काम करे, डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर। और यहाँ की माँ, यहाँ के बाप चाहते हैं कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, नाच लो, गा लो, इन भड़ुओं के साथ रील बना लो और बैठ जाओ। फौज को पैसा मिलता है, टीटीवी नमूना कहता है कि तुम्हें 30,000 रुपए मिलते हैं जाओ मरने के लिए, और तुझे 1 लाख मिलते हैं, तू जो चेप रहा है इधर से उधर, तू किसके लिए मरेगा? अपनी बीवी के लिए, है ना? और अब ये कह रहे हैं अपने बेटे को क्रिकेटर बना दो, बिजनेस खोल दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, सब कुछ बना दो, पैसा है भैया। फौज में तो गरीब के बच्चे जाते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए, गरीब के बच्चे नहीं जाते, सूबेदार मेजर के बच्चे भी जाते हैं, सूबेदार के बच्चे भी जाते हैं, जो आपसे ज्यादा अच्छी ईमानदारी से जीवन जीते हैं, साफ सुथरा जीवन जीते हैं। पहले तो ये सुन लो। लेकिन हमारे अंदर देशभक्ति, हम रिटायरमेंट के बाद मुंह नहीं छिपा रहे, रिटायरमेंट के बाद भूतपूर्व सैनिक खोल के आ गए, भैया हमें ले चलो। अरे फौज भी एक स्वर्ग है, फौज भी एक स्वर्ग है, सीधा कनेक्शन होता है ऊपर। आप प्रेमानंद महाराज की वीडियो सुने होंगे, फौजियों को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, फौजी बुलाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोला आप हमसे भी ऊपर हो। तो वो धर्म और वो सम्मान कमाने के लिए, सम्मान और इज्जत कमाने के लिए फौज में जाते हैं। तुम्हारी तरह भड़ुआगिरी कर रहे हो ना यहाँ पर, और ताली बजा रहे हो क्रिकेटरों के, इनके पीछे अल्ले गिल्ले डंडे बंडे और जिंदगी में मजे ले रहे हो। तो मजा लेना है तो मुंह अपना बंद रखिए। जो सेना कर रही है या प्रधानमंत्री कर रहा है वो काफी है। कोई हक नहीं आपका सवाल पूछने का सेना से, क्योंकि यदि आपका हक है तो नेताओं के बच्चे फौज में भेजो ना। क्रिकेटर दुनिया, इनकी भी फौज है ना, इनके लिए कोई नौकर घर की रखवाली करेगा? शर्म आती है आपको। अब मैं बात करता हूं उस लेडीज के ऊपर, इन्होंने तमाम तरीके के आदेश मीडिया को सुनाया, दर मीडिया लगी है, तमाम लगे। एसी रूम में बैठ करके बस बोलना क्या आ गया, हिंदी अंग्रेजी क्या सीख ली, इन्होंने बात लगा दी।
इनको बोला कभी बॉर्डर पे जहां अभी चले जाएं, सीज फायर हो गया, 2-4 दिन रह जाके वहां से लाइव रिपोर्टिंग करें। एक सोल्जर की लाइव रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते कि ट्रेन में आपको सीट नहीं मिल रही है? सरकार के सामने क्यों सवाल नहीं करते? क्यों रक्षा मंत्रालय के सामने सवाल नहीं करती है मीडिया? ये नेता, लोकसभा राज्यसभा चलता है 1-1, 1.5 महीने, 2-2 महीने, कौन सा सीजन, कोई विंटर सीजन, कोई समर सीजन, फिर कोई मानसून का सीजन, क्यों नहीं बात करते सैनिक जवानों के ऊपर? यदि सेना में यदि आप बात करते हो तो जवानों की बात करनी होगी। 97% जवान है और जो सबसे आगे होते हैं, 3% अधिकारी हैं। आपका एक तालमेल होता है कि ऊपर थोड़ा मक्खन मुक्खन खिला दिया, सेना को खिला दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। और इस लेडीज ने सीधा सीधा कहा है कि जिसका पति है ना बॉर्डर पे, उसको पूछो कि लड़ाई क्या होती है। जिसकी मां का बेटा है जो खोया है अभी, उसको पूछो लड़ाई क्या होती है। पूरा देश, पूरी मीडिया आज जो हमारा दुश्मन देश है उसको सबक सिखाने की बात कर रहा है। तो चलो एक बात बताओ, उस दुश्मन देश को सबक कौन सिखाएगा? आप, हम, या हमारे आसपास रहने वाले, या फिर कोई नेता, अभिनेता, या फिर हमारे इलाके के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी? कोई नहीं ना। अगर सबक सिखाएगा तो वो देश में बॉर्डर पे खड़ा वो जवान, जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, वो सबक सिखाएंगे। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ कह सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। वो फौजी जिसे ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, वो फौजी जिसे अपनी ड्यूटी जाने के लिए या फिर घर आने के लिए ड्यूटी से छुट्टी आता है तो बस में खड़ा हो के उसे कोई एक बैठने की जगह नहीं देता। भाई फौजी है, इसकी तो आदत है। वो फौजी आज हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाएगा। वो फौजी जिसे अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के दिन रात चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो फौजी जो अपने परिवार को छोड़ के वहां पे बॉर्डर में खड़ा है। हर इंसान के लिए ये बात बहुत आम है बोलने के लिए कि भाई सबक सिखाओ, लेकिन जिसका पति फौज में है ना, उसे पता है। तो आज सिर्फ वो औरत, वो परिवार, वो माँ बाप, वो भाई बहन जान सकते हैं। वो फौजी जिसके लिए लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, जिसके परिवार के लिए कि पति फौज में, पत्नी मौज में, आज वही फौजी एक दुश्मनों को सबक सिखाएगा। लेकिन जिसका फौजी वहां देश में खड़ा है ना, उस बॉर्डर में खड़ा है, उसको पता है। और आप तो बोल देती हूँ, बड़े मीम्स बना देती हूँ कि पति फौज में और पत्नी करे मौज में। इसको भी खूब लताड़ा है। यानी मैं इस महिला का सम्मान करना चाहिए, इनकी बातों का सम्मान। इस बातों में दम है, दम है, दम है, दोनों बातों में दम है। मैं राजनीति के परे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं। और नेता कोई भी हो, किस तरीके की गंदी बयानबाजी करता है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए और उसको अपना आइडियल और भगवान मत मानो। आप देखो दैनिक भास्कर में कल जो हमारी कर्नल सूफिया कुरैशी मैडम के बारे में जो उसने जिस तरीके से टिप्पणी की, आज उसको जमीन नहीं मिल रही है। वो FIR हो गई, भाग गया है, छुप गया है, ये हालत हो गई है। तो इसलिए चुटकियों में वक्त बदलते देर नहीं लगती। भगवान बनने की कोशिश नहीं करना, वक्त बदलेगा, नीचे पड़े नजर आओगे। एक थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती, एक आध मिसाइल अंदर आ जाती तो आपको पता चल जाता आप कितने बड़े नेता हो, कितने आपकी भाषणों में दम है, कितनी अंग्रेजियों में दम है, कितने बल्ले के छक्के में दम है। सब छक्के नजर आते पूरी तरीके से। जरा देखो, इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।